बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने फ़िज़िक्स की एक बहुत ही अहम थ्योरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस किया था, आपको याद होगा। और ये फ़िज़िक्स की वो थ्योरी है जो बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई। और इस थ्योरी के बारे में हमने ये समझा था कि ये वो वाहिद सिंगल ऐसी थ्योरी है जो हमारे इस जहान के बारे में, और ये बड़ी रेलेवेंट, मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद है। ये रेलेवेंट पिक्चर है, हमारे इस जहान के बारे में हमारी सबसे ज़्यादा आँखें खोलती है। याद है ना आपको? तो अब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से हमारी आँखों के सामने होने वाले कुछ मनाज़िर, कुछ प्रोसेस, कुदरत के कुछ कमालात की हम वजाहत कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हम मैटर की स्टेट्स की वजाहत कर सकते हैं। सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, गैस गैस क्यों है, गैस का कोई फिक्स शेप वॉल्यूम क्यों नहीं होता, ठीक। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम है लेकिन फिक्स शेप क्यों नहीं है। सॉलिड की और वॉल्यूम और उसका जो शेप है वो दोनों क्यों फिक्स होते हैं। ओके, अब हम प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक। और इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ज़्यादा मदद नहीं करती, ठीक। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमारी गैसेस पे आके इतनी ही मदद करती है, ठीक है। यहाँ प्लाज्मा फ़िज़िक्स की एक अलग ब्रांच है, उसको प्लाज्मा फ़िज़िक्स कहते हैं, ठीक है। उसकी अपनी तहकीक है और वो एटम की दरियाफ्त से के बाद शुरू हुई है, और एटम के अंदर की बनावट को स्टडी करके उसके बाद प्लाज्मा की तहकीक की गई है। प्लाज्मा बच्चों को हम अक्सर नहीं बताते, हम बच्चों को सॉलिड लिक्विड गैस मैटर की 3 स्टेट्स बताते हैं, लेकिन अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि हम आपको ये बताएंगे मैटर की एक और स्टेट भी होती है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। वैसे और स्टेट्स भी हैं इसके अलावा भी, ठीक है। मैग्मा भी मैटर की एक स्टेट है, ठीक। बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट भी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए मैटर की मेरे ख्याल से अभी भी बहुत सारी स्टेट्स होंगी जो शायद डिस्कवर ही नहीं होंगी, इंसानों ने अभी तक डिस्कवर ही नहीं की होंगी, ठीक है। फ़िज़िक्स में बहरहाल सबसे एक अजीब व गरीब मैटर है जो मेरे माइंड में अभी आया, मैं आपको उसका नाम ज़रूर बताना चाहता हूँ, ठीक है। उसको कहते हैं डार्क मैटर, ठीक। डार्क मैटर, अब ये एक सबसे अजीब व गरीब मैटर है, ठीक है। ये गैलेक्सीज़ में पाया जाता है, ठीक है। और ये इसको ये महसूस तो होता है, मतलब इसकी ग्रेविटी तो महसूस होती है, लेकिन ये नज़र नहीं आता है। बिल्कुल जिन भूत की तरह ये, ठीक है। अपना काम दिखा रहा है, ठीक, लेकिन आप इसको पकड़ें तो आपका हाथ इसमें से गुजर जाएगा। मतलब कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जिसकी मदद से हम इसको डिटेक्ट कर सकें, सिवाय इसके कि इसकी हमें ग्रेविटी महसूस होती है, ठीक है। अब आप सोचें कितनी अजीब बात है, ठीक। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ ली तो बड़ा तीर मार लिया और हमने सारा नज़र आने वाला जहान समझ लिया। नहीं, हवा की तो देखें पत्ते हिलते हैं ना, ठीक है। हवा को हम गुब्बारे में भर सकते हैं, ठीक। ये डार्क मैटर हवा की तरह नहीं है, ठीक। हवा तो पकड़ में आ जाती है ना, सिलेंडर में भर लो, गुब्बारे में भर लो, गाड़ी के टायर में भर लो, ये पकड़ में नहीं आता है। सिर्फ ग्रेविटी के अलावा, मतलब ये चीज़ों पर अपनी कशिश दिखाता है, अपना ज़ोर दिखा रहा है, अपनी फोर्स दिखा रहा है, जैसे जिन्नात नहीं होते, ठीक है। खिड़कियाँ हिला देते हैं, ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक है। टीवी में दिखा रहे होते हैं भाई, डरावने ड्रामा वगैरह में, ठीक है। खिड़कियाँ ऐसे खामखा हिल रही होती हैं, चीज़ें फेंक देते हैं वो, लेकिन इंसान उनको, जब वो रोशनी नुमा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, हम उसमें से वो देखते हैं कि हम वो दीवार में से गुजर जाता है, ठीक है। आप उसको कुछ मारें तो उसको लगेगा नहीं ना, वो पकड़ में आएगा, ठीक। बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की है ना ये स्टेट है मैटर की, ठीक है। और ये अभी तक ना इसके बारे में भी बहुत सारे सवालात हैं। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि डार्क मैटर वाकई है, ठीक। लेकिन क्योंकि इसकी फ़ोर्स है और ये इतना ज़ोर दिखाता है, अब हम उस ज़ोर से इनकार नहीं कर सकते जो वो दिखा रहा है। अब ये डार्क मैटर है या कोई और बला भी हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल, मुझे ये आपका सवाल बहुत अच्छा लगा है कि बहुत पावरफुल ग्रेविटी हो तो क्या डार्क मैटर उसमें कलेक्ट हो जाएगा, क्या हम ग्रेविटी के ज़रिए इसको कंटेन कर सकते हैं। सबसे पावरफुल ग्रेविटी ना ब्लैक होल्स की होती है। ब्लैक होल फ़िज़िक्स में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है।
लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंसान की जो जहन है ना फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ों में से एक ब्लैक होल है। ठीक है, बिल्कुल इंसानी जहन को चकरा देने वाली चीज़ है ब्लैक होल। ठीक है, इसकी इतनी पावरफुल ग्रेविटी होती है कि पूरी यूनिवर्स में और किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इतनी पावरफुल नहीं होती। ठीक है, तो क्या ब्लैक होल डार्क मैटर को खा रहा होगा या खाएगा, अपनी तरफ खींचेगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, कभी मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा, ना ही सोचा है। ठीक है, कि ब्लैक होल जो है ना वो डार्क मैटर के साथ क्या करता होगा। ठीक, लेकिन इस बारे में मेरे ख्याल से सवाल होना चाहिए, वो कॉस्मोलॉजिस्ट जो इसमें तहकीक करते हैं, जिनकी ये फील्ड है, उनसे ज़रूर ये सवाल करना चाहिए कि अगर डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है तो ब्लैक होल में वो सिंक क्यों नहीं होता। ठीक, क्योंकि ब्लैक होल तो हर चीज़ को सिंक कर सकता है, अपने अंदर खींच के हर चीज़ को खा जाता है। तो क्या वो डार्क मैटर को सिंक कर रहा है अपने अंदर या नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट्स रियली अ नाइस पॉइंट टू पॉन्डर। सोचने के लिए बहुत अच्छा नुक्ता है ये। ठीक है, अब आप देखें कि प्लाज्मा बल्ब, अब हम वापस आते हैं प्लाज्मा की तरफ। ठीक है, प्लाज्मा, अब आपने ये तो देख लिया ना कि फ़िज़िक्स में बात सिर्फ सॉलिड लिक्विड की और गैस की हद तक नहीं है। ठीक है, मैटर की बहुत अजीब व गरीब स्टेट्स हैं, इंसानों को अभी तक उनका इल्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो उनमें से एक स्टेट प्लाज्मा भी है। प्लाज्मा के बारे में इंसान ने काफ़ी स्टडी कर ली है, काफ़ी इंसान को इल्म हासिल हुआ है प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, बट स्टिल इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जिसके लिए एक अलग ब्रांच बनाई गई है, तो ऑफ़ कोर्स वो इतना सिंपल नहीं होगा स्टडी करने के लिए। लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद ये है, हम प्लाज्मा के साथ तारुफ़ करवाएं, अपना इंट्रोडक्शन हो जाए हमारा प्लाज्मा के साथ कि ये है क्या। ठीक है, एट दिस लेवल 9th में प्लाज्मा, आपने देखा होगा, प्लाज्मा को ज़रा मैं ऐसे डिफ़ाइन करूँगा आपके सामने कि आपके पास एक बर्तन है और आप उसमें आपने चूल्हे के ऊपर उसको चढ़ा दिया आइस क्यूब डाल के। ठीक है, और आप जानते हैं कि इन आइस क्यूब का क्या अंजाम होगा, ये मेल्ट होके पिघल जाएंगे और लिक्विड बन जाएंगे। ठीक है, यस, ये तो आप मानते हैं कि ये लिक्विड बन जाएंगे। जब ये लिक्विड बन जाएंगे तो फिर भी अगर हम टेम्परेचर कम ना करें, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये गैस बन जाएंगे। यस, ठीक है, अगर हम फिर क्या करें कि हम इसको प्रेशर कुकर की तरह इसको बंद कर दें, हमारे पास ऐसा बर्तन है, इतने अच्छे मटेरियल का बना हुआ है, मेल्ट नहीं होता है, हम जितना चाहें उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, और अब हम मैटर को जो गैस बन चुका है उसको हम बाहर नहीं जाने दे रहे। ठीक है, वी आर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, अब मैटर अपनी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में आ चुका है। अब क्या होगा, अब हम उसको एनर्जी देते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो होगा ये कि ये गैसियस फॉर्म में ना इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट वो आएगा, अगर आपके इल्म में हो, कि मैटर एटम्स का बना हुआ है, और एटम्स बने हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उनके बाहर गर्दिश करते हैं। ठीक है, तो ये एटम की कुछ बनावट इस तरह की होती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो फिर होगा ये कि इन इलेक्ट्रॉन्स का इस एटम्स के इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एटम इतने ज़ोर से टकराएंगे, इनकी मूवमेंट, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बाहर मूव कर रहे हैं, इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, बिल आखिर अपने ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। और क्या होगा कि जो गैस है जी, लेकिन बाहर नहीं जा सकेंगे। अब इलेक्ट्रॉन घूम तो नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी हो चुकी है उनके पास कि वो अपने ऑर्बिट को मेंटेन नहीं रख पा रहे। ठीक है, वो निकल गए। ठीक है, न्यूक्लियस की जो पकड़ है उससे निकल गए, एनर्जी बहुत हाई हो गई है। ठीक है,
जब सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ से निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, वो एटम एटम नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का एक मिक्सचर बन जाएगा, एक खिचड़ी बन जाएगी, ठीक। उसकी प्रॉपर्टीज़ गैस वाली नहीं रहेंगी, ठीक। और इसके होने की पहचान ये है कि ऐसा हो चुका है कि एटम अब एटम नहीं रहा है, बल्कि न्यूक्लियस और उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एक मिक्सचर बन चुका है। इसकी पहचान ये है कि वो बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा करेगा, तेज़ ब्राइट कलर की रोशनी छोड़ेगा, ठीक, जैसे सूरज छोड़ रहा है जी, ठीक। तो उस स्टेट को हम कहेंगे कि अब ये प्लाज्मा बन गया है। प्लाज्मा कहते ही ऐसी मिक्सचर वाली चीज़ को कहते हैं, ठीक है, जैसे खून का प्लाज्मा होता है, ठीक है, उसमें ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाते हैं और बाकी कई चीज़ों का जो मिक्सचर होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। वो ब्लड प्लाज्मा है, वो बायोलॉजी वाला प्लाज्मा है, वो ये नहीं है। तो प्लाज्मा ऐसी चीज़ को कहा जाता है, ठीक है, कि जी ये बॉल मिलती है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में मिलती है या नहीं, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट था, वो दुबई से लेके आया था, ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉय होता है, इसको प्लाज्मा बॉल कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा बॉल भी कहते हैं इसको, प्लाज्मा बल्ब यहाँ लिखा हुआ है, प्लाज्मा बॉल कहें तो मिल जाती है, इसके डब्बे पे प्लाज्मा बॉल लिखा होता है, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग खिलौना होता है, ये प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये कैसे प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है, बिजली से करता है, ठीक है। यस। तो इसमें क्या होता है कि एक बल्ब होता है ग्लास का भरा हुआ, एक शीशे का बल्ब होता है, ठीक है। शीशे के बल्ब में थोड़ी सफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको देख सकें। तो एक शीशे का बल्ब होता है, उस बल्ब और ये चारों तरफ से बंद होता है, मतलब वैक्यूम होता है इसमें, और इसमें पंप करके हवा कम कर देते हैं। हवा कम करके इसमें हाई वोल्टेज का एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। ये टेस्ला कॉइल भी हो सकती है। ये वो डिवाइस होती है जिसको आप 220 दें ना, 220 वोल्ट, ठीक है, तो ये इसको 10,000 वोल्ट कर देती है, इतनी ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ा सकती है, ठीक है, इतना हाई वोल्टेज पैदा करती है, ठीक है। अब इतने हाई वोल्टेज से क्या होता है, ये जो बीच में इसका जो एक वो होता है इलेक्ट्रोड होता है, वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और बाहर की जो ग्लास की जो इसकी वॉल होती है, दीवार होती है, वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ना मूव करने लगता है इधर, और वो अंदर लो प्रेशर की गैस से बहुत ज़ोर से टकराते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और वो जो गैस है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप बिजली से प्लाज्मा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि बॉल ऊपर से गर्म नहीं होती, लेकिन अंदर प्लाज्मा का टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज होगा, ठीक है, और बिल्कुल उसकी वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि प्लाज्मा की होती हैं। सबसे अमेजिंग प्रॉपर्टी इसकी ये है प्लाज्मा बॉल की और प्लाज्मा की, ये जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। आप कहेंगे कि सर हम इसको गैस क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि नज़र तो गैस की तरह आती है। अब देखिए गैस में वो प्रॉपर्टी नहीं है ना जो इसमें है, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मैग्नेट को करीब लेके आए ना, ठीक है, तो ये मैग्नेट को रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, टूवर्ड जाएगी, अवे जाएगी। मैग्नेट हम मकनातीस इस प्लाज्मा बॉल के आसपास घुमाएं तो इसको फ़र्क पड़ता है। अब आप बताएं क्या गैस को फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम उसको प्लाज्मा नहीं कहते, ठीक है। प्लाज्मा मैटर की वो स्टेट है जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इसकी एक और अच्छी एग्ज़ाम्पल प्लाज्मा की ये है कि ना मुझे वो इसकी हालत बहुत पसंद है। प्लाज्मा की बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स में से एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आसमानी बिजली। दैट इज़ रियली रियली नाइस प्लाज्मा, ठीक है। ये वो स्टेट है जिसको हर किसी ने देखा है, ठीक है। जब बादल, अब ये ना बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि बादल क्यों गरजते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्योंकि प्लाज्मा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि बादल पे ना जब बादल में कतरे बनने शुरू होते हैं तो उस वक्त ना बादल में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। मतलब बादल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं?
और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। तो बादलों पे क्या कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से माइनस चार्ज होगा। ठीक है। और ज़मीन, आपको पता है ज़मीन जो है ना एक लो पोटेंशियल देती है, पॉजिटिव पोटेंशियल देती है। ख़ासतौर पर अगर बारिश शुरू हो जाए फिर तो ज़मीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मसलन कोई दरख्त वगैरह है, ठीक है, तो अब आसमानी बिजली जब ज़मीन पॉजिटिव चार्ज होती है, जब ज़मीन पर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और बादल में नेगेटिव पोटेंशियल होता है, तो ज़मीन पर खम्बे, दरख्त वगैरह जो ऊंची चीज़ें हैं उन पर भी पॉजिटिव पोटेंशियल होता है क्योंकि वो ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। अब आसमानी बिजली कोई आसान रास्ता ढूंढती है पॉजिटिव की तरफ जाने का। ठीक है। वो इसीलिए खम्भों या दरख्तों के ऊपर गिर जाती है, मकान की छतों पे। ठीक है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से हवा में मूव करते हैं ना, इनकी बहुत तेज़ स्पीड होती है, तो कम से कम जो बादल में वोल्टेज होता है ना वो 60 लाख वोल्ट होता है। ठीक है। 60 लाख मिनिमम होता है ऑलमोस्ट। ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, इस पे मैंने रिसर्च नहीं की है। ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा है, ठीक, न्यू रिसर्च के मुताबिक कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर 60 लाख वोल्ट है, 60 इंटू 10⁵ वोल्ट है, तो आप इमेजिन करें कि क्या स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की गिरने की। ठीक है। और दरख्त की तरफ आने की। तो इतनी ह्यूज काइनेटिक एनर्जी की वजह से ना ये जो हवा होती है ना बीच में, इसका टेम्परेचर एकदम फ़ौरन 6,500 डिग्री हो जाता है। 6,600 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म। और ये एकदम एक्सपेंड करती है। जैसे ये फैलती है ना तो ज़ोरदार कड़क पैदा होती है। ठीक है। और 6,600 डिग्री सूरज की सतह का टेम्परेचर है, इसलिए तेज़ चमक भी पैदा होती है। तेज़ चमक पहले पैदा होती है, कड़क बाद में पैदा होती है। इसको हम कहते हैं आसमानी बिजली। और ये जो चमकदार लकीर पैदा होती है ना, ये प्लाज्मा है, दैट इज़ प्लाज्मा। क्योंकि 6,600 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पे प्लाज्मा बन जाता है। एयर गैस जो है ना वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और आपने देखा कि जब आपने देखा होगा जब आसमानी बिजली रात के टाइम कड़कती है तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिन हो जाता है। ठीक है। एक पल के लिए जैसे सूरज आ गया हो। ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर सूरज की सरफेस के बराबर होता है। ठीक है। आप अंदाज़ा करें कितना पावरफुल फिनोमेना है ये। तो अब मेरे ख्याल से आपका प्लाज्मा के साथ तारुफ हो गया है। ठीक है। आसमानी बिजली की मिसाल के साथ आपको ज़्यादा वाज़े हो गया होगा कि अब आप ये नहीं कह सकते हमने प्लाज्मा नहीं देखा या हम नहीं जानते। ओके। एक लास्ट में प्लाज्मा के बारे में और बात भी बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी जो कायनात है ना, हमारी कायनात सॉलिड लिक्विड गैस से ज़्यादा नहीं बनी, बल्कि ज़्यादा प्लाज्मा से बनी हुई है। ज़मीन पे इतना प्लाज्मा नहीं है, लेकिन अगर हम आसमान की तरफ देखें तो सितारे सारे प्लाज्मा हैं, इसीलिए चमक रहे हैं। क्योंकि सितारों का जो टेम्परेचर है ना, आपको पता है हर सितारे के में वही प्रोसेस हो रहा है जो सूरज में हो रहा है। हर सितारा अपनी जगह सूरज है, सिर्फ दूर होने की वजह से वो छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। तो अब क्योंकि सितारे सूरज हैं और हम जानते हैं कि सितारों का टेम्परेचर 6,000 डिग्री से कम नहीं हो सकता, इसलिए इसका मतलब तमाम स्टार्स प्लाज्मा के बने हुए हैं। यस सर। ओके। तो अब स्टार्स अगर प्लाज्मा हैं, आप जानते हैं कि सितारे तो प्लैनेट्स के मुकाबले में कई गुना बड़े हैं। ठीक। हमारे सारे प्लैनेट्स मिलकर भी सूरज का 1% से कम बनाते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। पूरा 1% मास नहीं बनता है। ठीक है। सूरज के मुकाबले में इतना बड़ा है सूरज, इसलिए प्लानिटरी मास जो है ना वो कम है। इस कायनात में ज़्यादा मास सितारों का है और सितारे प्लाज्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यूनिवर्स ज़्यादातर प्लाज्मा से बनी हुई है। ठीक। सॉलिड लिक्विड गैस से बना हुआ जहान हमारा बहुत कम है, ये बहुत छोटा जहान है। असली जहान तो प्लाज्मा से बना हुआ है। ठीक है। जो कि आसमान और तारों भरा आसमान दिखाना चाहिए था। इस तरफ अगर ये दिखाया तो इस तरफ तारों भरा आसमान दिखा देते। ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। डेंसिटी।
वैसे प्लाज्मा बहुत इंटरेस्टिंग फिज़िक्स की ब्रांच है। ओके, आगे चल के ना इसके बारे में और हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने इसके फ़ायदे डिस्कस ही नहीं किए हैं, ठीक है। हमने जस्ट इससे सिर्फ मुलाकात की है, दुआ सलाम करके अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। डेंसिटी, डेंसिटी एक मैथमेटिक्स में भी एक कॉन्सेप्ट है और फिज़िक्स में भी एक कॉन्सेप्ट है, दोनों में एक कॉन्सेप्ट है। एक इतना अच्छा और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का कि हम चीज़ों को ना, जिन चीज़ों को हम टोटल में नहीं देख सकते उनको हम डेंसिटी में देखते हैं, ठीक है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हम खेत में, पूरे खेत में कितने गंदम के दाने क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम लकीर लगा दें 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर, या स्क्वायर फुट की बात कर लें, चलें, ठीक है। 1 फुट चौड़ा 1 फुट लंबा, 1 स्क्वायर फुट की जगह में कितने गंदम के पौधे हैं वो तो हम गिन सकते हैं ना, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। 1 स्क्वायर फुट में हम गिन लें, ठीक है। अगर मुझे 1 स्क्वायर फुट में गंदम के पौधे पता चल जाएं, ठीक, और खेत एक ही जैसा है, अगर खेत एक ही जैसा है तो मैं पूरे खेत के रकबे से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, पूरे खेत के रकबे से। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो खेत होता है वो 198 बाई 120 का होता है मेरे ख्याल से, ठीक है, स्क्वायर फुट में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो 72,000 समथिंग बनता है, ठीक है, कुछ इसी के करीब बनेगा, लाख के करीब बनेगा, ठीक है, स्क्वायर फुट में। तो लाख के करीब स्क्वायर फुट बनेंगे। तो मैं उस फिगर से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरे खेत में पौधों की तादाद मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ठीक। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे बढ़ाएं, मैं अगर एक पौधे को तोड़ के और अगर मैं गंदम की एक बाली तोड़ूं खुश्क और उसको हथेली पर मसलूं तो उसमें से दाने निकल आएंगे, ओके। तो अब अगर मुझे इसी तरह मैं 2-3 को निकाल के उनका एवरेज निकाल लूँ, मसलन औसतन 60-70 दाने निकले हैं मसलन, ठीक है, 100 से ऊपर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, ठीक है। छोटी से छोटी भी ले लें, बड़ी से बड़ी भी ले लें, ठीक है। तो फिर अगर मैं उसको तादाद से मल्टीप्लाई कर दूं पौधों की तो मुझे खेत में गंदम के दाने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि डेंसिटी हमें कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आप इसकी पावर का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन पावर प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है। और ये है क्या, डेंसिटी क्या है कि आप किसी चीज़ के टोटल को नहीं देख सकते। समंदर में कितना नमक है क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। छोड़ें आप सारे समंदर को, आप 1 लीटर ले लें उसमें से पानी, 1 लीटर में कितना नमक है वो निकाल लो। इससे सादा मिसाल मेरे माइंड में नहीं है, ठीक है। पूरी देग में हमने चावलों की देग पकाई है, ठीक है, पूरी देग में नमक मिर्चें मसाला बिरयानी की देग में कैसा डाला है, ठीक। हमें पूरी देग खाने की ज़रूरत है या थोड़े से चावल चख लें तो काफ़ी होगा? यही डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी ये है कि अगर आप किसी चीज़ के होल को नहीं देख सकते ना, किसी चीज़ के कुल को नहीं देख सकते, तो उसके एक जुज़ को देख लो, उसके एक जुज़ को समझ लो, ठीक। किसी चीज़ के कुल को नहीं समझ सकते, उसके एक जुज़ को समझ लो, उसके अगर जुज़ को समझ लेते हो, ठीक है, तो फिर उसकी मदद से आप पूरे टोटल को भी समझ सकते हो, ठीक है। दैट इज़ डेंसिटी, ठीक है। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली कहते हैं, ठीक है, तो वैसे तो ये मैंने आपको एक जनरल डेफिनेशन बताई है, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर बुक डेंसिटी की डेफिनेशन ये है कि किसी भी चीज़ का मास कितनी जगह में पाया जा रहा है, इसको डेंसिटी कहते हैं। कितनी जगह में कितना मास है, ठीक है, कितनी जगह में कितना मास है, दैट इज़ डेंसिटी। मसलन हम एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं कटा हुआ, ठीक है,
एक बॉक्स डब्बे की शेप में, बिल्कुल उसी तरह का, उसी साइज़ का हम एक लोहे का बॉक्स ले लेते हैं कटा हुआ, ठीक है। अब वो दोनों एक ही साइज़ के हैं, बिल्कुल एक ही साइज़ के हैं। बताएं कौन भारी होगा ज़्यादा? आयरन भारी होगा, लोहा ज़्यादा भारी होगा, ठीक है। और जो वुड है वो बहुत हल्की होगी, बहुत हल्की। वजह क्या है? वजह ये है दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल है, लेकिन इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ एटम्स देखेंगे ना तो इनमें गैप होगा, कम होंगे, तादाद में कम भी होंगे, दूर दूर भी होंगे, ठीक है। और शायद एटम्स भी इतने भारी ना हो, मतलब उनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम होंगे, ओके। जबकि आयरन को हम देखें बहुत अच्छी तरह पैक्ड होगा और इसके अकेला एटम भी ज़्यादा भारी होगा। एटम्स खुद भी इसके भारी हैं और बहुत अच्छी तरह पैक्ड हैं। ऑफ कोर्स इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं, उतनी ही जगह में, जगह उतनी ही है लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स बहुत ज़्यादा है, ओके ठीक, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ओके, ठीक है। इसलिए कि इसके जो है ना वो इसका जो पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, आप वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं, ठीक है। मास को आप ग्राम में भी ले सकते हैं, तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है, या आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी ले सकते हैं, पर डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट मीटर क्यूब पे ना जाऊँ। डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना आपका, वो 1 लीटर के बराबर होता है। ये जो आप दूध लीटर में बेचते हैं वो 1 डेसीमीटर होता है, ठीक। सेंटीमीटर क्यूब इतना होता है, जैसे लूडो का डाइस देखा है ना, जो लूडो का छक्का होता है तकरीबन 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। तो ये तकरीबन लूडो का जो डाइस होता है आपका वो 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है। और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, इसका दूसरा नाम 1 ml है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का दूसरा नाम है 1 ml, तो ग्राम पर ml भी हो सकता है, ठीक है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं आप इसको, और किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। और डेसीमीटर क्यूब का एक निक नेम है, वो है लीटर, ठीक है। डीएम क्यूब का निक नेम क्या है? लीटर। और डीएम क्यूब क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। ये 10 सेंटीमीटर तकरीबन, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, ये इतना 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इतना बड़ा डब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर खुला डब्बा जो होगा वो 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, ओके। तो आप अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम, किसी चीज़ की डेंसिटी निकाल रहे हैं, आप उसको सेंटीमीटर क्यूब में भी जज कर सकते हैं कि उसके पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास रखा हुआ है। आप उसको डेसीमीटर क्यूब में भी जज कर सकते हैं, फिर वो आपका वॉल्यूम लीटर में निकलेगा, डेंसिटी भी किलोग्राम पर लीटर में निकलेगी। और इससे बड़ा यूनिट भी होता है मीटर क्यूब। अब वो मैं इस पेज पे नहीं ड्रॉ कर सकता, ठीक है। मीटर क्यूब क्या होगा? वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, यानी फुल 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, ठीक, और 1 मीटर खुला, बड़ा, यानी घर के छत की जो टंकी होती है ना, उतना बड़ा डब्बा होगा, ठीक है। उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा, पूरा 1000 लीटर की टंकी ले लें आप, वो 1 मीटर क्यूब की होगी, ठीक है। तो दैट्स अ ह्यूज वॉल्यूम। बहरहाल उसमें भी आप डेंसिटी ले सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू कैलकुलेट डेंसिटी। तो अब आप देखें डेंसिटी, अब आप डेंसिटी समझ गए होंगे, ठीक है, कि कितनी जगह में कितना मास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी मिलती है, कितने टाइम में कितना फासला तय हुआ। आपको पता है हम फिज़िक्स में रेट निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक तरह का रेट है, ठीक है, लेकिन वो टाइम रेट था ना, वो टाइम के लिहाज से तब्दीली थी एस में, ठीक है। अब इसमें नीचे वॉल्यूम है और वॉल्यूम स्पेस को कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस रेट है मास का, ठीक है, कितने स्पेस में कितना मास है, कितनी जगह में कितने लोग हैं, ये भी डेंसिटी है, ठीक है। तो अब डेंसिटी का जो है ना ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें हम मज़ीद बातें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके समझाने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि मास को अगर आपने किलोग्राम में रखा और इसको आपने डेसीमीटर क्यूब में रखा, तो इसका एक यूनिट किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी बन जाएगा और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, ओके। डेंसिटी से फिर आप, डेंसिटी का ये जो फार्मूला है, इसको मैं इस फार्मूले के मैं आपको कुछ अच्छे यूजेस भी बताना चाहता हूँ। जैसे D = m/v, आप इसको इस अंदाज में लिखें। अब डेंसिटी अगर आपको मालूम है किसी भी चीज़ की,
तो आप वॉल्यूम को उधर भेज दें, ठीक, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपको मास मिल जाएगा, ठीक। यस। और अगर आप वॉल्यूम को इधर भेज दें, डेंसिटी को इधर भेज दें, तो आप किसी चीज़ का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं मास से डेंसिटी को डिवाइड करवा के, ठीक। तो अलजबरा में आप इस फार्मूले से 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। एक तो ये फार्मूला सिर्फ डेंसिटी का नहीं है, ये डेंसिटी का फार्मूला भी है, मास का फार्मूला भी है और वॉल्यूम का फार्मूला भी है, यस। ठीक है। तो ये 3 तरीक़ों से यूज़ होता है ये फार्मूला। यहाँ ये इन्होंने अच्छी चीज़ दे दी है ये डब्बे के अंदर, मैं यही तो बताना चाह रहा था एक्चुअली, ये मुझे अच्छी चीज़ नज़र आ गई है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। 1 मीटर क्यूब, अभी मैंने आपसे कहा घर की टंकी के बराबर होगा, वो 1000 लीटर का होगा। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक, 10 की पावर -3, इसको डेसीमीटर क्यूब लिख देना चाहिए, ठीक है। डेसीमीटर होता है ना 1 मीटर का 10वां हिस्सा होता है। सेंटीमीटर क्यूब ये इन्होंने इस तरह पता नहीं क्यों दे दिया है, ठीक है। ये 10 की पावर में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, इन्होंने यूनिट कन्वर्जन दे दिया है। असल में बच्चे को ये पता नहीं होता है लीटर है क्या, ml है क्या और ये है क्या, ठीक है। तो ये बात ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए लीटर जो होता है ना वो 1 dm क्यूब होता है, ठीक, और जो ml होता है वो 1 cm क्यूब होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डीएम क्यूब आपको पता है 10 सेंटीमीटर का डब्बा होगा, क्यूब होगा यानी लीटर का होगा, और जो ml होगा वो सेंटीमीटर क्यूब यानी लूडो के डाइस जितना छोटा क्यूब होगा, ठीक है। एक और चीज़ भी आपके अगर इल्म में हो तो बहुत फ़ायदे वाली बात है, वो ये है कि 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 ml के, ठीक है। 1 लीटर 1000 ml के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब है ना, उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे, ठीक है। प्रूफ करके बता दूं? वैसे है बहुत आसान, ठीक है, लेकिन बता देता हूँ ना, ठीक है। ये देखें, ये मसलन ये तो मैंने मीटर क्यूब बनाया था, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इसको हम डेसीमीटर क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। फ़िलहाल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि वैसे ये मीटर क्यूब तो है नहीं, मीटर क्यूब तो घर की टंकी के बराबर होगा। मैं तो एक पेज पे बना रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर चौड़ा है तो इसमें लूडो के 1-1 सेंटीमीटर वाले 10 डाइस आ जाएंगे ना। यस सर। ठीक है, तो इस तरफ भी 10 कतारें होंगी, ठीक है। तो 10-10 की 10 कतारें हैं, तो नीचे बेसमेंट में कितने आ गए? 100। यस सर। और फिर ऊपर इसके 10 लेयर्स बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी? क्योंकि ऊपर भी तो 10 है, तो 100-100 के 10 नोट 1000 होते हैं ना। यस सर। अब आपको समझ में आया कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा कि नहीं? होगा। तो इसलिए 1 लीटर फिर 1000 ml के बराबर होगा या नहीं? होगा। मानते हैं? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, ओके। ओके। The mass of 200 centimeter cube of a stone is 500 gram. Find its density. एक पत्थर है और उसका मास 500 ग्राम है। 500 ग्राम है तो आधा किलो हो गया होगा, और उसका जो वॉल्यूम है ना वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 200 ml के बराबर हो जाएगा। उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करें। दैट्स वेरी इजी। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मास हो गया 500 ग्राम, वॉल्यूम हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि इसने सीएम क्यूब में दिया है ना, तभी मैं यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ। अगर ये किलोग्राम में होता तो मैं इसको डीएम क्यूब में करता, ठीक है। तो अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास है मेरा 500 ग्राम और वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड करूँगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक उसका छोटा क्यूब 2.5 ग्राम का है पत्थर का, ओके, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे एक पत्थर की डेंसिटी पता है, मैं पूरे पहाड़ का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। यस सर। अगर मास पता हो तो। यस सर। अगर वॉल्यूम पता हो तो मैं मास निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, ठीक है। इसका फ़ायदा, ये चार्ट मैं इग्नोर नहीं करना चाहता, ठीक है। आज का टारगेट
तो यही है कि हमने यहाँ तक इन टॉपिक्स को कवर कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह प्रेशर को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक। बट मैं ये चार्ट इग्नोर नहीं करना चाहता, ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है कि किस चीज़ की डेंसिटी कितनी है। तो अगर हम एक बर्तन ले लें बड़ा सा और उसमें हम इन सब्सटेंसेस को डालें, सबसे पहले एयर डालें। एयर क्या करेगी, बर्तन को फिल अप कर लेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे कम है, हर जगह मौजूद है। उसके बाद हम फोम झाग को डालें, तो एयर से भारी फिर झाग है, ठीक है। तो एयर बाहर चली जाएगी और झाग उसकी जगह ले लेगी, ठीक है। झाग नीचे और ऊपर शायद कुछ एयर रह जाएगी। उसके बाद पेट्रोल है, पेट्रोल डालें तो झाग बाहर चली जाएगी और पेट्रोल ज़्यादा भारी है, वो अपनी लेयर नीचे बनाएगा, ओके, पेट्रोल आ जाएगा, ठीक। तो एयर को कौन डिस्प्लेस करेगा, फोम को कौन डिस्प्लेस करेगा, पेट्रोल को कौन डिस्प्लेस करेगा, कुकिंग ऑयल डाल दो, ज़्यादा भारी है, ठीक, वो डालो तो वो नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा और पेट्रोल उसके ऊपर लेयर बनाएगा। और कुकिंग ऑयल से भारी कौन है, आइस, बर्फ़ या पानी डाल दें आप, पानी ज़्यादा भारी होता है, वो नीचे लेयर बनाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ठीक है, आइस, ये इन्होंने सही किया है, आइस पानी के मुकाबले में थोड़ी कम भारी होती है, क्योंकि इसमें एयर पॉकेट्स होते हैं। आइस ऊपर होगी, पानी फिर आइस के भी नीचे होगा। आपने नोट किया है कि आइस तैरती है पानी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आइस की डेंसिटी थोड़ी कम होती है। उसके बाद शीशा, वो पानी को डिस्प्लेस कर देगा, नीचे चला जाएगा। शीशे से ज़्यादा भारी एलुमिनियम है, ठीक, आप साथ में इनकी डेंसिटीज़ भी देख सकते हैं, 2700 ग्राम तक हम पहुँच गए, ठीक है। फिर उसके बाद एलुमिनियम से ज़्यादा भारी कौन है, एलुमिनियम आपको पता होगा कि ये जो 1 रुपये का सिक्का और जो घर के अक्सर बर्तन होते हैं, ठीक, बिरयानी के पतीले वगैरह, ये एलुमिनियम के बने हुए होते हैं, ठीक है, और सिक्के भी बने हुए होते हैं। आयरन, लोहा एलुमिनियम से ज़्यादा भारी है। एलुमिनियम से एरोप्लेन्स बनते हैं क्योंकि हल्का और मजबूत होता है। आयरन से नहीं बनते एरोप्लेन्स, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंस। ये 2700 ग्राम पर है ना, 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है, 2700 किलो होगा 1 मीटर क्यूब। और आप देखें ये 7900 है, डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है, एलुमिनियम के मुकाबले में। इसीलिए आप लोहे के जहाज़ नहीं बनाते, नहीं उड़ेगा जितना ज़ोर लगाएं, ठीक है, शायद उड़ जाए, बट इस वक्त बहुत पावरफुल इंजन्स भी बन चुके हैं, बट आपको वो परफॉर्मेंस तो नहीं देगा जो एलुमिनियम देता है, ठीक है। कॉपर की डेंसिटी फिर आयरन से भी ज़्यादा है, ठीक है, 8900 ग्राम्स, ठीक है, 900 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब है, ओके। ये क्या करेगा, अगर पिघला हुआ लोहा और कॉपर, वैसे तो ये मिक्स हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। अगर सिक्के हों, लोहे के सिक्के हों, कॉपर के सिक्के हों, हिलाएं, कॉपर के सिक्के नीचे जाएंगे, ठीक है। लेड, ये मेटल्स में सबसे ज़्यादा भारी है, ठीक है। खैर मरकरी इससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन सॉलिड मेटल्स की बात करें तो लेड भारी होता है, इसीलिए गोलियों के पीछे इस्तेमाल होता है। गोलियाँ, बुलेट्स जो होती हैं, इनके अंदर लेड भरा हुआ होता है, ठीक है, ताकि गोली बहुत हैवी हो जाए और आगे ज़्यादा डैमेज करेगी, इसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, मास ज़्यादा होगा तो, ओके। उसके बाद आप अजीब चीज़ देखें, मरकरी, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको पता है ना, थर्मामीटर के अंदर भरा हुआ होता है, और ये लेड से भी ज़्यादा भारी है, ठीक। और ये कितना, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। अगर मैं इसको 1000 से 3 डिजिट से डिवाइड करूँ, 13.6 किलोग्राम। अगर 1 लीटर का बर्तन हो, 1 लीटर का मग और उसमें पारा भरा हुआ हो 1 लीटर, तो 13.5 किलो से ज़्यादा होगा। वो उठा लेंगे आप? हाँ, नहीं उठेगा एक हाथ से, ठीक है, तगड़ा पहलवान चाहिए होगा, ठीक है, मरकरी से भरे हुए मग को उठाने के लिए, ठीक है। और मरकरी में क्या होता है, मरकरी का बर्तन है ना, आप उसमें लोहे का सिक्का डाल दें, वो तैरेगा, डूबेगा नहीं, इतना भारी है ये, ठीक है। मरकरी से भारी गोल्ड है, ओ माय गॉड, आई डिडंट नो दैट, मुझे नहीं पता था इस बारे में। 19,300, क्या वाकई मरकरी से ज़्यादा भारी है? अनबिलीवेबल।
ये सोचने की बात है, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों बहुत महंगे मेटल्स हैं, प्लेटिनम गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा है, ठीक। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम मरकरी से भी ज़्यादा भारी मेटल्स हैं, ओके। तो ये चार्ट बहुत अच्छा है और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, यस क्योंकि फ़िज़िक्स पढ़ने का मकसद ये है कि हमें जिस कायनात में हम रह रहे हैं, जिस जहान में हम जी रहे हैं, हमें उस जहान की ख़बर मिले, हमें उसकी समझ मिले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे। अब हम डेंसिटी की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, जो बुक में डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। इसकी किताबी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि हम किताबी डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी थी। किताबी डेफिनेशन इसकी ये है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसी चीज़ की ऐसे डिफ़ाइन की जाती है कि उस चीज़ का मास कितने वॉल्यूम में पाया जाता है। मसलन एक सेब है, अगर मैं उसकी डेंसिटी निकालना चाह रहा हूँ, तो सेब की डेंसिटी का मतलब ये है कि सेब का टोटल मास कितने वॉल्यूम के अंदर है, मतलब सेब कितनी जगह ले रहा है, सेब का मास कितनी जगह घेर के बैठा हुआ है, ठीक है। अगर सेब का मास, उसके एटम्स दूर दूर हुए और सेब के मास ने ज़्यादा जगह घेरी, तो उसकी डेंसिटी कम कहलाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा वॉल्यूम ले रहा है ना। हम जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसकी डेंसिटी कम आएगी। और अगर सेब का मास थोड़ी सी जगह में है, वही सारा मास कम जगह ले रहा है, करीब करीब, ठीक है, अच्छी तरह पैक हुआ है, ठीक है, तो फिर सेब की डेंसिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि वो कम जगह ले रहा है। तो डेंसिटी असल में आप यूँ कह सकते हैं मास की पैकिंग है, ठीक है। क्रिएटर ने, लेकिन ये क्रिएटर ने की है, ठीक है, कि मास की अगर पैकिंग ज़्यादा, अगर ज़्यादा मास कम जगह में पैक हुआ है तो ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। और अगर मास लूज़ है, ठीक है, थोड़ी जगह में कम मास पैक किया गया है, ठीक है, तो फिर डेंसिटी लो हो जाएगी, ठीक है। तो आप यूँ कह सकते हैं डेंसिटी इज़ सिंपली अ वे ऑफ पैकिंग, ठीक है, कि नेचर ने किस तरह मास को पैक किया है, ठीक है। तो ये दैट्स डेंसिटी। तो बस आप इतना ज़रूर इसमें डेंसिटी में, अगर आप इतना भी याद रखते हैं ना कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ डेंसिटी, ठीक है, तो ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है, कि आप इतना ना भूलें कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, वही बात है, ठीक है, Yes. कितनी जगह में कितना मास पैक किया गया है, ओके।